होती है जैसे पेशेंट ने, फॉर एग्जांपल आज पेशेंट सब सिम्टम फ्री हो गया है, टेम्परेचर उसको नहीं है, कोई वर्सनिंग नहीं है, तो उसको 3 दिन मजीद देखते हैं। 3 दिन मजीद देखते हैं कि उसको आइसोलेट करना है, ठीक है। तो पेशेंट शुड बी इन नेगेटिव प्रेशर रूम इफ एट ऑल पॉसिबल, जो कि हम लोगों ने जो अर्ली प्रिपेयर्डनेस की उसमें हमने कोविड-19 की प्रिकॉशन के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स में नेगेटिव प्रेशर जो है वो डेवलप कर लिए और उसमें हमने पेशेंट्स को डाला। तो जहाँ पे पॉसिबल हो वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर रूम्स यूज किए जाएं। PPE staff should be standard and transmission based precaution including N95 respirator or higher or face mask if N95 unavailable, gown, gloves and face shield और गॉगल्स, ताकि आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन एंड रेस्पिरेटरी की पूरी प्रोटेक्शन हो सके। ट्रांसपोर्ट एंड मूवमेंट ऑफ द पेशेंट मस्ट बी लिमिटेड, इसको अननेसेसरी मूव नहीं करना चाहिए, जैसे कि एंडस हॉस्पिटल ने भी ये किया कि कोविड-19 के पेशेंट्स को के रूम्स को बिल्कुल सेपरेट रख दिया फॉर द अदर क्लिनिकल एरियाज, और उनका अपना एक्सरे मशीन है और अपनी सारी इक्विपमेंट्स हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है, सवाई मेरा ख्याल है सिटी स्कैन वगैरह के लिए पॉसिबल नहीं था तो उसके लिए पेशेंट को मूव करते हैं, लेकिन ये बहुत लिमिटेड उनको रखा गया है और उनको आइसोलेट किया गया है एक ही जगह पर। स्क्रीनिंग फॉर ऑल विजिटर्स, पेशेंट एंड स्टाफ फॉर द कोविड मस्ट अकर ऑफ पॉइंट ऑफ एंट्री, जैसे कि हमने किया भी था, आप लोगों को भी पता होगा कि हम सबके मास्क चेक करते थे, टेम्परेचर चेक करते थे और हैंड रब के लिए उनको फोर्स करते थे। Supplies for the hand hygiene and cough etiquette must be readily available at healthcare facility, entrance, waiting areas and the patient check-in। तो ये तो आप लोगों का बहुत अच्छा सा क्लियर भी है, रिवाइज भी होता जा रहा है। पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव और पांचवी वेव का हम इंतजार कर रहे हैं, तो हम सारी चीजों को करना है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी एक अच्छी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट भी हो गई है अगेंस्ट कोविड-19, तो आप लोगों ने इसकी और करना है, इसको और एम्फोसाइज करना है। जो लोग नहीं लगवा रहे या जिनके अजीबोगरीब किस्म के मिथ्स आते हैं कि इससे वैक्सीन से कुछ नहीं होता, तो वैक्सीन ने बहरहाल ये किया है कि अब हमारी 5th वेव में भी हम काफी कंट्रोल्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। आइडेंटिफाइंग पेशेंट दैट रिक्वायर आइसोलेशन, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्या तरीकाकार होना चाहिए कि हमें कैसे पेशेंट को इस चीज पे हमें डिसीजन लेना है कि इसको हमें आइसोलेट करना चाहिए। तो सबसे पहले एडमिटिंग हिस्ट्री बहुत बड़ा हमारा सोर्स है फॉर इंफॉर्मेशन, तो हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। एडमिशन फिजिकल कैन हेल्प टू आइडेंटिफाई हाई रिस्क behaviors or symptoms that may not be current but can indicate a communicable disease. Questioning answer to the elicit more information is also helpful. For example, आप पूछते हैं पेशेंट को बुखार कब से, वो कहता है मुझे बुखार है, कब से बुखार है, अच्छा साथ में कॉफ तो नहीं है, अच्छा फैमिली में किसी को तो नहीं है, टीबी तो नहीं है। तो आप सारी पॉसिबल हिस्ट्री लेके पेशेंट को आप अपना एक बेसलाइन इंफॉर्मेशन बना सकते हैं कि ये पेशेंट क्या हो सकता है। एडमिटिंग डायग्नोज service as a key element to determine if further evaluation should be done, especially if the diagnosis is common opportunistic infection involving particular infection disease. For example, the cytomegalovirus is often related to HIV infection. तो HIV infection के साथ अगर पेशेंट है तो आप बहुत सारी उससे रिलेटेड चीजों पे भी सोच सकते हैं। Symptoms such as the chronic or the severe cough or diarrhea should trigger further investigation to determine if there is a contagious cause. Like आपकी जो C. diff organism हो सकता है कि किसी में आ गए हो, तो अगर कोई पेशेंट कह रहा है कि क्रॉनिक उसको डायरिया है या सीवियर कॉफ है तो आप टीबी की तरफ जाएंगे, डायरिया है तो आप C. diff की तरफ जाएंगे, रनिंग नोज है और फीवर है तो आप कोविड की तरफ जाएंगे। तो बहुत सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो आपको एक विजन दे देते हैं कि आपको इसके लिए क्या करना है। लेबोरेटरी रिव्यू शुड बी ऑनगोइंग आफ्टर थ्रेशोल्ड रेट आर एस्टैब्लिश्ड फॉर द डिफरेंट लैब टेस्ट। एनी एबनॉर्मलिटी दैट इज सजेस्टेड फॉर द इन्फेक्शियस डिजीज प्रोसेस शुड बी इवैल्यूएटेड टू डिटरमाइन इफ फर्दर फॉलो अप और आइसोलेशन इज नीडेड। इसकी बेस पे आप प्रिवेंटिवली पेशेंट को आइसोलेट कर सकते हैं या आइसोलेशन प्रिकॉशंस जोन बना सकते हैं, और उसके बाद जब डायग्नोज हो जाए तो उसके हिसाब से आपको कंटिन्यू करना या डिसकंटिन्यू करना है उसका डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, हमारी जो कब इनिशिएट होना चाहिए आइसोलेशन और इसको कब डिसकंटिन्यू होना चाहिए, बहुत ही अहम क्वेश्चंस होते हैं लोगों के कि हम कब सोचेंगे कि ये इस पेशेंट को
हमें अब डी-आइसोलेट करना है। तो वाइल आइसोलेशन इज यूजुअली इंटेंडेड टू द प्रोटेक्ट अदर फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पेशेंट, जैसे हम दूसरों को बचाने, दूसरे लोगों को, हेल्थ केयर वर्कर्स को और पेशेंट्स को बचाने के लिए पेशेंट को आइसोलेट करते हैं कि उसकी डिजीज किसी और को ना लगे। प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट आर यूजुअली यूज्ड टू प्रोटेक्ट सीवियरली इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। मोस्ट ऑफन प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट आर प्रोवाइडेड इज स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल यूनिट such as those for the stem cells transplant, जहाँ पे ट्रांसप्लांट हो रहे होते हैं डिफरेंट किस्म के। पेशेंट who are identified by the diagnosis should be placed immediately in the protective environment and maintained in the environment until immune or clinical status improve. प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में क्या होता है, इंक्लूड करते हैं उसमें प्लेसिंग पेशेंट इन अ प्राइवेट रूम और रूम शेयर्ड बाय द कोहॉर्ट विद पॉजिटिव एयर फ्लो। अच्छा, इसमें आपके जो प्रोटेक्टिव आइसोलेशन है इसमें आपका एयर फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए फ्रॉम द रूम टू द आउटसाइड सो दैट द कंटामिनेशन फ्रॉम द हॉलवे और अदर रूम्स इज अवॉइडेड। आमतौर पे नेगेटिव प्रेशर क्या करता है, वो वैक्यूम जनरेट करता है। तो जो दरवाजों के नीचे से जो होल्स होते हैं या कोई स्पेस मिलती है वहां से वो एयर को बाहर से सक करता है। तो जो टीबी अंदर अगर हमने नेगेटिव प्रेशर बनाया है और अगर वो टीबी का पेशेंट है तो उसको ये भी जरूर देखें कि क्या वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर एयर भी इन्फेक्शन का बाइस बन सकती है। तो टीबी पेशेंट नेगेटिव प्रेशर में रखा है, अगर वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जो कि आमतौर पे एचआईवी होते हैं, तो उसको आपको जरूर देखना है कि ये पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, तो उस सूरत में आपकी नेगेटिव प्रेशर भी उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। एयर चेंजेस पर आर मोर देन 12 होनी चाहिए। अगर आपका प्रोटेक्टिव आइसोलेशन रूम है, वहां पे पॉजिटिव एयर फ्लो है, तो 12 हवा फ्रेश एयर जो है वो 1 घंटे के अंदर चेंज होनी चाहिए। HEPA filtration is used to prevent contamination. आमतौर पे जो HEPA filtration है वो एयर को प्यूरिफाई कर रही होती हैं, एयर को ट्रीट कर रही होती हैं, और वो अंदर एयर को रीसर्कुलेट हो रही होती है, उसी को लेती है, उसको फिल्टर करती है, फिर एनवायरनमेंट में देती है। लेकिन उसका सिस्टम इस तरह से रखा जाता है कि बाहर की फ्रेश एयर भी 1 घंटे में एटलीस्ट 12 दफा उस जो रीसर्कुलेशन हो रही है उसके अंदर शामिल होती जाए। तो हर 1 घंटे में 12 फ्रेश एयर चाहिए होती हैं। तो इसे कहते हैं एयर चेंजेस पर आवर मोर देन 12 आवर्स इन प्रोटेक्टिव आइसोलेशन रूम, पॉजिटिव प्रेशर के साथ जो होता है। Gown and gloves are used to reduce transmission of pathogen, but mask is not needed unless the patient is also on droplet precautions. One-to-one nursing should be utilized. इसमें बहुत बड़ा अहम रोल है जो नर्स टू पेशेंट रेशियो का, कि आपका इन्फेक्शन कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट नर्स रेशियो क्या होना चाहिए। तो जहाँ वो कहते हैं कि 1 nurse 1 patient रेशियो होना चाहिए। Patient should leave room only if medically necessary and in clean linen with face mask if necessary and 2 person transport, यानी कम से कम लोग होने चाहिए और उसने पीपीईज जो रिक्वायर्ड पीपीईज है वो भी यूज की है। राइट, तो अब तक हो गया हमारा ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन के ऊपर एक बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके बाद हमारी है इन्फेक्शन कंट्रोल इन एम्बुलेटरी सर्विसेज। इसको हम चाय की ब्रेक के बाद लेंगे। तो हम लेते हैं 15 मिनट चाय का ब्रेक। इस वक्त 11:20 हो रहे हैं मेरे पास, और हम वापस मिलेंगे 11:35 पे इंशाल्लाह। ठीक है, 11:35 पे हम दोबारा आपसे मिलते हैं, चाय की ब्रेक ले लें। राइट।